वेलकम बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया था। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से बताते हैं और इसको लिखा जाता है a प्लस आई बी के फॉर्म में। और इसमें a और b जो है वो रियल नंबर्स होते हैं और a को बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, और b को बोला जाता है इमेजनरी पार्ट ऑफ z, और i हो जाता है आयोटा रूट अंडर -1। तो जब रूट अंडर -1 को हम लोगों ने आयोटा कह दिया, ठीक है, हम लोग इस आयोटा की मदद से कोई भी नेगेटिव नंबर का रूट अब लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल रूट अंडर आप -4 लिख सकते हो, रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर -1, और रूट अंडर -1 बन जाएगा आई, यानी ये हो जाएगा 2i। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 इक्वल कब होगा। तो सपोज़ कीजिए z1 आपका a प्लस आई बी था और z2 c प्लस आई डी था, तो z1 इक्वस टू z2 तब होगा जब z1 z2 का रियल पार्ट इक्वल हो, यानी a इक्वस टू c हो, और इमेजनरी पार्ट भी इक्वल हो, यानी b इक्वस टू d हो, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो और ये दोनों आपस में इक्वल हो, तो z1 z2 इक्वल होता है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब भारी जटिल ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस नंबर में एक से ज़्यादा पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है और इमेजनरी पार्ट होता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है और कोई रीज़न नहीं है। जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो आज हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। अलजेब्रा मतलब वही एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में और इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा, ये सब पढ़ेंगे। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई रियल क्वांटिटी तो होता नहीं है, तो इसका जो भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, जैसा डिफ़ाइन किया जाता है वैसा सही माना जाता है उसको। तो इसको एक पर्टिकुलर वे में डिफ़ाइन किया गया है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ताकि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो नंबर के होते हों वो कॉम्प्लेक्स नंबर के भी हो जाएं। तो फॉर एग्जांपल शुरू करते हैं एडिशन से। एडिशन ऑफ z1 प्लस z2 क्या डिफ़ाइन किया गया है। सपोज़ कीजिए z1 आपका था a प्लस आई बी और z2 आपका था c प्लस आई डी। तो z1 प्लस z2 को डिफ़ाइन किया गया है एज a प्लस सी, रियल पार्ट जुड़ जाएंगे, प्लस आई b प्लस डी। ये डिफिनीशन है। एडिशन को ये बोला गया है। कोई मैथमेटिशियन उस समय चाहते कि नहीं a प्लस सी बाई 2 भी बोल दे और b प्लस डी बाई 2 भी बोल दे, तो अपन इस चीज़ को आर्ग्यू नहीं कर सकते थे। हालांकि वो सेंस नहीं बनाता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजनरी पार्ट ज़ीरो कर देते तो ये सिर्फ a बच जाता है और उसका एडिशन सिंपली a प्लस सी होता है, इसलिए ऐसा किया गया है। अब ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। वो क्या क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रहे हैं। एक क्लोजर, इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर लॉ कि z1 प्लस z2 जो है इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z1 प्लस z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे नंबर में होता था, अगर 2 और 3 नंबर है तो 2 प्लस 3 यानी 5 भी एक नंबर है। अगला होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या होता था, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, है ना। तो यहाँ पे वैसा ही हो जाएगा, z1 प्लस z2 इज सेम एज z2 प्लस z1। हालांकि ये सब आपको बहुत ऑब्वियस दिखता होगा, लेकिन इसी की मदद से फिर हम लोग नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। ये लॉज जो हैं ये नंबर सिस्टम के पहिए हैं। अगला है एसोसिएटिव लॉ। ये क्या होता था, ये होता था कि हम लोग किसी भी पेयर में उसको ऐड कर सकते हैं, है ना। अगर हम लोग n नंबर को जोड़ रहे हैं तो किसी भी पेयर में उसको ऐड कर सकते हैं, तो वो सेम ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 के लिए z1 प्लस z2 प्लस z3 इज सेम एज अगर हम लोग z1 प्लस z2 को पहले जोड़ लें फिर z3 को बाद में उस नंबर से जोड़ें, तो ये सेम ही होगा, ठीक है ना। ये एसोसिएटिव लॉ है आपका। उसके बाद एक होता था एडिटिव आइडेंटिटी, यानी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता था जिसको अगर इस ऑपरेशन के साथ इस नंबर किसी नंबर के साथ करें तो वही नंबर मिलेगा। यानी एक ज़ीरो नंबर एग्जिस्ट करता था सच दैट 2 प्लस ज़ीरो इज़ सेम एज़ 2। तो यहाँ पे एक ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा विच इज़ 0 प्लस आई ज़ीरो, और अगर z में हम लोग ज़ीरो ऐड कर दें तो z ही मिल जाएगा। तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ज़ीरो सच दैट z प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ठीक है।
और अगला होगा आपका एडिटिव इन्वर्स। ये क्या होता था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा होगा, है ना, जिसको अगर आप उसमें जोड़ दो तो वो एडिटिव एलिमेंट दे देगा 0। और ये z1 क्या है, ये z1 आपका एडिटिव इन्वर्स है, और ये कुछ नहीं होगा बल्कि माइनस ऑफ z हो जाएगा, यानी दोनों पार्ट जो है उसको निगेटिव कर दीजिए, माइनस ऑफ a माइनस ऑफ आई बी। ठीक है, तो ये एडिटिव इन्वर्स एलिमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, जिसको अगर आप नंबर में जोड़ दो तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है 0। ये कैसे z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1 हो रहा है, इसका प्रूफ देने की ज़रूरत तो नहीं है, ये कि ऑब्वियस है ये, क्योंकि सपोज कीजिए कि z1 प्लस z2 है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा a प्लस सी, और z2 प्लस z1 करेंगे तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, वो होगा c प्लस ए, और a प्लस सी और c प्लस ए सेम चीज़ है क्योंकि रियल नंबर का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। उसी तरह इमेजनरी पार्ट z1 प्लस z2 का b प्लस डी होगा और z2 प्लस z1 का d प्लस बी होगा, दोनों सेम चीज़ है, इसीलिए ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। उसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी प्रूफ हो जाएगा, है ना, रियल पार्ट में एसोसिएटिव होगा और इमेजनरी पार्ट में एसोसिएटिव होगा, और नंबर का एडिशन एसोसिएटिव होता है। तो ये सब की प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, प्रीटी ऑब्वियस है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपके एक नंबर के होते थे और वही कॉम्प्लेक्स नंबर का भी होता है। ठीक है, सेम टू सेम है दोनों। अब आप सब्सट्रैक्शन कैसे डिफाइन करोगे? सब्सट्रैक्शन इज़ जस्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडिशन, है ना। सपोज कीजिए z1 आपका a प्लस आई बी था और z2 आपका c प्लस आई डी था, तो z1 माइनस z2 कैसे डिफाइंड होगा? उसके लिए करना कुछ नहीं है, ये होता है z1 प्लस माइनस ऑफ z2, और z2 माइनस ऑफ z2 क्या होगा, दोनों रियल पार्ट को निगेटिव कर देना है, माइनस c और माइनस ऑफ आई डी। तो z1 प्लस माइनस ऑफ z2, तो बस अब हो जाएगा, रियल पार्ट के साथ जुड़ जाएगा, यानी a माइनस सी और प्लस आई टाइम्स ऑफ b माइनस डी। तो ये सब्सट्रैक्शन हुआ, बेसिकली दोनों रियल नंबर आपस में कॉरेस्पॉन्डिंगली घट जाएंगे, ये सब्सट्रैक्शन हो गया। ठीक है, कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं है, वैसे ही है। ठीक है, तो ये आपका एडिशन के प्रॉपर्टीज़ थे और वो सारे लॉ फॉलो कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो एक नॉर्मल नंबर भी करता था। लेकिन अभी पूरा पिक्चर नहीं आया है, अभी हमें मल्टीप्लिकेशन पढ़ना बाकी है। तो एक और पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सपोज कीजिए एक था कॉम्प्लेक्स नंबर z1 a प्लस आई बी और z2 c प्लस आई डी। ठीक है, तो z1 इंटू z2 क्या डिफाइन किया गया, z1 इंटू z2 को बोला गया कि ये होगा ac माइनस बी डी प्लस आई टाइम्स ऑफ ए डी प्लस बी सी। ठीक है, इस दोनों का प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन किया गया, ए सी माइनस बी डी, वैसे आई स्क्वायर हो जाता और वो -1 होता, लेकिन वो तभी कर सकते थे कि जब हम लोग बाकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर लें, और हम लोगों ने बाकी प्रॉपर्टीज़ को ट्रू रखने के लिए इस तरह से डिफ़ाइन किया है। तो दोनों आपस में जो है एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन का ये डिफिनेशन और ये जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको डिफ़ाइन किया है। तो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ वही सारे हो जाते हैं। एक होगा आपका क्लोजर, z1 z2 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z1 इंटू z2 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा अगला है कॉम्यूटेटिव लॉ, ये भी फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या होता है, z1 इंटू z2 सेम होगा अगर हम लोग उल्टा करके करें, z2 इंटू z1। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद अगला है एसोसिएटिव लॉ, यहाँ भी ट्रू होगा। तो किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैटर नहीं करता, यानी z1 इंटू z2 इंटू z3 है, पहले z1 z2 करें उसके बाद z3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
सेम है कि पहले Z2 Z3 को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, उसके बाद Z1 किया जाए, तो ये एसोसिएटिव लॉ है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसमें भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया Z1 से, तो वही नंबर, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। रियल नंबर में वो 1 होता था, तो यहाँ पे भी हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 डिफाइन करेंगे जो होगा 1 + i × 0 और z × 1 आपका z ही रहेगा। ये वाला फॉर्मूला लगा के देख लीजिए, AC यहाँ पे 1 है तो ये A ही हो गया, D 0 है तो ये 0 हो गया, उसी तरह I टाइम्स ऑफ AD ये 0 हो गया और BC आपका B ही हो जाएगा, तो A + IB ही रहेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ट्रू है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर अगला हम लोगों ने पढ़ा था इन्वर्स एलिमेंट, तो यहाँ पे भी एक इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए एक z इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट z × z इन्वर्स विल गिव यू दिस 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। और z इन्वर्स क्या होगा, जिसको 1/vz भी बोल सकते हैं, 1/a + ib, ठीक है। तो z इन्वर्स जिसको 1/z भी बोलेंगे, ये हो जाएगा 1/a + ib। इसको आप लिख सकते हो a/a² + b² + i टाइम्स ऑफ -b/a² + b²। ऊपर नीचे a - ib से मल्टीप्लाई कर दो और फिर प्रोडक्ट ले लो, जो अभी हम लोग पढ़े थे प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा। और ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसको मल्टीप्लाई करोगे z से तो आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। और अगला एक लॉ पढ़ना है जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मिला करके है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या हो जाता है, ये होता है Z1 × Z2 + Z3 इज सेम एज Z1 Z2 ब्रैकेट खोल दीजिए × Z1 Z3, और इसको पीछे में भी लिख सकते हो Z1 + Z2 × Z3 हो तो इधर से ही ब्रैकेट आप खोल सकते हो, ये हो जाएगा Z1 × Z3 + Z2 × Z3, ठीक है। तो ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें कॉम्पिटेटिव लॉ का प्रूफ देने की ज़रूरत तो नहीं है कि Z1 × Z2 इक्वल्स होगा Z2 × Z1। आप सिंपली चाहो तो चेक कर सकते हो, Z1 × Z2 AC - BD है तो Z2 × Z1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा CA - DB, ठीक है। बस एक्सचेंज कर देना है, पहले Z2 वाले पार्ट्स लिखे जाएंगे, तो यानी CA - DB और AC - BD और CA - DB एक ही चीज़ है, तो सेम ही चीज़ है। उसी तरह ये हो जाएगा Z2 × Z1 के लिए DA + CB, DA + CB सेम एज AD + BC, तो सेम चीज़ है। तो ये सब चाहो तो आप इस डिफिनेशन की मदद से इन सब को निकाल के आप प्रूफ कर लो, या फिर ये प्रीटी ऑब्वियस है कि ये हो गई। आप चाहो तो इसको घर पे एक बार करके देख सकते हो कि Z1 × Z2 × Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लो और पहले Z1 × Z2 को मल्टीप्लाई करो इस डिफिनेशन की मदद से, फिर उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई करो, और RHS के लिए पहले Z2 × Z3 मल्टीप्लाई करो और फिर उसका जो आएगा उसको Z1 से मल्टीप्लाई करो और देखना सेम आएगा। तो ये सब आसान चीज़ है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार करके देख सकते हैं, इससे थोड़ा आप लोगों का हाथ साफ होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। तो इतने सारे लॉ पढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है लगभग नंबर सिस्टम के सारे लॉ फॉलो करता है। तो इससे फ़ायदा ये है कि जो नंबर सिस्टम में हम लोग फॉर्मूले लिखते थे, जैसे a + b का होल स्क्वायर, ये हम लोग लिखते थे क्या, a² + b² + ट्वाइस ऑफ a × b। इसी तरह आप सपोज़ कीजिए कि है Z1 + Z2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये भी आप इसी तरह लिख सकते हो, Z1 का स्क्वायर + Z2 का स्क्वायर + ट्वाइस ऑफ Z1 Z2। और अलजेब्रा के ऐसे जितने भी फार्मूला थे, क्यूब वाले, स्क्वायर वाले, a² - b² वाले, सब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वैलिड होंगे। ये अपना फ़ायदा हो गया। अब इसका थोड़ा सा एक प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे इन सब का यूज़ करके इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। एक बार फिर से बेसिक पे आ जाते हैं।
तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है, यानी Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ओपन कर दीजिए। तो इसको लिखेंगे Z1 प्लस Z2 इंटू Z1, ठीक है, प्लस Z1 प्लस Z2 इंटू Z2। ठीक है, अब इसको फिर से ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस ओपन कर देंगे तो ये होगा Z1 इंटू Z1, यानी Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 इंटू Z1, ठीक है, प्लस Z1 इंटू Z2 और प्लस Z2 स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो ये स्टेप लिखे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है और इस स्टेप के बाद ये स्टेप भी लिखे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ कर लेंगे तो Z2 Z1 और Z1 Z2 सेम चीज़ है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Z1 Z2, ये दोनों को ऐड करके, तो ये फाइनल आपका यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसमें क्या यूज़ हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और आपका यूज़ हो रहा है कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़े हैं उसकी मदद से ये सारे फार्मूले प्रूफ हो जाएंगे। तो एक बार मैं ब्रीफली सारे फार्मूले लिख देता हूँ जो जो कॉम्प्लेक्स में नंबर में भी लगेंगे। जैसे एक तो आपका यही हो गया Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, जो हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 Z2। उसी तरह Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो ये सारे फार्मूले आपके यूज़ में अब आ जाएंगे। आप देख रहे हो किस तरह जो हम लोग रियल नंबर के लिए पढ़े हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इकट्ठे ये सारे फार्मूले अब लगेंगे और इसको यूज़ करके कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन सब का यूज़ पड़ेगा। तो वो इतने सारे लॉ जो हम लोग पढ़े, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसका फ़ायदा अपने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सारी बातें हो गई। अब जब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और सारे फार्मूला पढ़ लिए तो डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ अलग से नहीं है, एक तरह से मल्टीप्लिकेशन ही है ये भी। सपोज़ कीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है Z1 A प्लस आई बी और Z2 C प्लस आई डी, तो Z1 अपॉन Z2 क्या हो जाएगा, A प्लस आई बी अपॉन C प्लस आई डी। ठीक है, तो ये कुछ नहीं हो जाएगा बल्कि A प्लस आई बी इंटू 1 अपॉन C प्लस आई डी है, तो ऊपर नीचे C माइनस आई डी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस आई बी इंटू C प्लस आई डी इंटू C माइनस आई डी हो जाएगा C स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर, यानी माइनस ऑफ डी स्क्वायर, यानी हो जाएगा C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी नीचे हो जाएगा C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ऊपर है C, तो दिस माइनस आई टाइम्स ऑफ डी अपॉन C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डिवीज़न। तो डिवीज़न इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे।